एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में ये सवाल किए थे कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और किसने किसने जवाब दिया था। चलिए इसको बेसिक से समझते हैं और बेसिक समझने का प्रयास करते हैं साथियों। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए इसको जानते हैं बिहार के पहले प्रधानमंत्री के बारे में। कहा जाता है भारत की आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, लेकिन आज़ादी से पहले भी देश के कई प्रधानमंत्री हुए। आज़ादी से पहले भी देश के कई प्रधानमंत्री बने। उनमें से पहले प्रधानमंत्री में मोहम्मद यूनुस, ये बिहार के मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रधानमंत्री थे। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार के प्रधानमंत्री का पद कैसे, वाट आपके मन में बहुत से ख्याल आते होंगे। तो इसको जानते हैं कि 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। इतिहासकार और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अहमद बताते हैं, एक्ट में प्रधानमंत्री का पद नाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था, लेकिन व्यवहार में वो पद वही था जो आज मुख्यमंत्री का है। वो पद वही था जो आज मुख्यमंत्री के रूप में है। अगर सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। समझते हैं फिर से एक बार कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री जो बोलचाल में जो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत पारित किया गया था, पहले प्रधानमंत्री वो था जो आज बोलचाल के रूप में हम आज उसे मुख्यमंत्री का पद मानते हैं, लेकिन पहले इसे प्रधानमंत्री माना करते थे। तो वही आज जो प्रधानमंत्री पहले माना करते थे बिहार का, वो आज बोलचाल के रूप में व्यवहार के रूप में ये मुख्यमंत्री का पद है। तो आई होप कि आप सभी साथियों को अच्छे समझ आएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर। चलिए अगला देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे? तो ये पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट है, देखते हैं डिटेल है। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे हुआ। इसमें भारत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। नेक्स्ट है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ये धर्मपाल ने किया था। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। इसका डिटेल देखते हैं। सोमपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? जगदल विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? ये कोलिया वंश से संबंध रखती थी। देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंश या कोलिया वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक वंश राजा शुद्धोधन से हुआ था और शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता थे। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखते हैं इसके बारे में जानते हैं। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। इसे ययाति केसरी और ययाति केसरी दोनों
लिखा जाता है, केसरी ने बनवाया था। यह 11वीं सदी में बनाया गया, लेकिन फिर भी इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हैं। इनके फिर भी कुछ हिस्से 1400 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट है, नटराज की कौन सी मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की कौन सी मूर्ति किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है। इनके बारे में कुछ डिटेल से जानते हैं। नटराज कांस्य की मूर्ति चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव को प्रदर्शित करता है। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। और अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग को माना जाता है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन था? ब्रिटेन के रानी एलिजाबेथ किसके समकालीन था? यह अकबर के समकालीन था। अकबर राजा के समकालीन था। नेक्स्ट है, एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1558 से 1603 तक 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड की रानी थी। वह अकबर के समकालीन था। अकबर का भी शासनकाल 1556 से 1605 तक था और यह अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिए थे। इसके बारे में डिटेल से जो देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। नेक्स्ट है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ये लखनऊ अधिवेशन 1916 को जाना जाता है। लखनऊ अधिवेशन 1916 को जाना जाता है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो दलों गर्म दल और नरम दल में वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसमें फूट पड़ा था। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल में दोनों में फूट पड़ा था और पुनः 1916 में नरम दल और गर्म दल का कांग्रेस के अधिवेशन में, लखनऊ के अधिवेशन में फिर मिलन हुआ। नेक्स्ट, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ये केरल के कोच्चि में स्थापित की गई थी। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? गोलकुंडा राज्य ने जारी किया था। नेक्स्ट है, देखते हैं इसके डिटेल जानते हैं। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रति वर्ष होता था। शुल्क प्रति वर्ष होता था। नेक्स्ट है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया था? संविधान के किस संशोधन में बनाया गया था?
69वां संविधान संशोधन में बनाया गया था, जो 1991 में हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुआ था। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुआ था। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्य में है? भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? यह है 20 लाख। 20 लाख जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। 20 लाख से ऊपर वाले राज्यों में ये 3 स्तरीय पंचायती राज लागू किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। देखते हैं कौन सा सही होता है। 1 और 2, 1 और 2 सही है। राज्य का कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, ये सही है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद होते हैं। राज्य कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद होते हैं। 1 और दोनों सही है। ये नंबर सही हो जाएगा, इसका ये नंबर सही हो जाएगा। तीसरा बयान सही नहीं है, क्योंकि राज्य के कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। राज्य का वास्तविक कार्यपाल का प्रमुख ये मुख्यमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? राष्ट्रपति उसको कार्यकाल से हटा सकता है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत पर राज्यपाल कार्य करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। सिंधी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संथाली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली। डोगरी और मैथिली। ये कह रहा है कि 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 3 और 5। सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर 3 और 5 होता है। ये बोडो और संथाली और डोगरी और मैथिली भाषा को जोड़ी गई थी 2003 में 92वें संशोधन के द्वारा। चलिए इसे डिटेल से जानते हैं। 1967 में सिंधी भाषा को 21वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसका ट्रिक होता है नमक। 9 से नेपाली, 9 से मणिपुरी, क से कोंकणी 71वां संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी ये 92वां संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी 4 भाषा को 2003 में 92वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंगस बीमारी कहा जाता है? कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंगस बीमारी भी कहा जाता है। कौन सी बीमारी है ये बीमारी है क्लोम गोला नुरुग्ना। क्लोम गोला नुरुग्नता ये बीमारी है। ये कोयले के खदानों में होता है। इसको डिटेल से देखते हैं। क्लोम गोला नुरुग्नता मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों को होती है।
इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं है, इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं है। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके बारे में डिटेल। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इसमें 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, गुरुमुखी डोगरी सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? ये शारदा लिपि से हुई है। शारदा लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई है। के बारे में डिटेल से देखते हैं। शारदा 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित स्क्रिप्ट के ब्राह्मण परिवार की एक लिपि है। यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है जो शारदा लिपि से विकसित हुई है। यह अभी यह कश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तकरारी या टेंकाडी जैसे पारदा लिपियों के कई रूप है जो कुकड़ी लिपि के माता पिता। कुलुई लिपि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में प्रचलित है। चेमेली स्क्रिप्ट चंबा हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। सिंधी भाषा सिंधी पंजाबी के बनिया इत्यादि है। सिंधी पंजाबी के बनिया इत्यादि है। इनसे ये सब भाषा प्रचलित हुई है। लिपि इनसे इस लिपियों का प्रचलन हुआ है। देखते हैं। नेक्स्ट है, एजुथनचौन पराक्रम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? एजुथनचौन पराक्रम पुरस्कार किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? ये केरल का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा देती है? ये कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। वासव श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के भारत की धरोहरों स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित है? हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन 2 द्वीपों पर स्थित है? ये स्थित है होन्शु और क्यूशु द्वीपों पर। हिरोशिमा होन्शु और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, देखते हैं। हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है जबकि नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। इन 2 नगरों पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे। अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित है। इटली के पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको पहचानने के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं, चलिए। ये दोनों कथन सत्य है। 1, 2 दोनों कथन सत्य हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। बेलेरिक द्वीप समूह स्पेन का हिस्सा है। बेलेरिक द्वीप समूह स्पेन का हिस्सा है। यह द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4992 वर्ग किलोमीटर है। सर्दिनिया सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह इटली का स्वायत्त क्षेत्र है। इटली का यह स्वायत्त क्षेत्र है। जिब्राल्टर जलसंबंध किन 2 देशों को अलग करता है? जिब्राल्टर जलसंबंध किन 2 देशों को अलग करता है?
ये अलग करता है मोरक्को और स्पेन को, मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। जिब्राल्टर जलडमरूमध्य यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। यह जलडमरूमध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। गुआनी नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? गुआनी नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में या पेरू का तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। पेरू के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। नंबर आंसर हो जाएगा। गुआनो नामक उर्वरक के नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के द्वीप व तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। पेरू के द्वीप और तटीय क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के विशाल मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलूवियल निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बंगर में न्यू अलूवियम है। खादर क्षेत्र निम्न सिंचाइयों वाले क्षेत्रों में स्थित है। खादर क्षेत्र निम्न सिंचाइयों वाले क्षेत्रों में स्थित है। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 मतलब भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलूवियम क्षेत्र निक्षेप पाया जाता है और खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाइयों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलूवियम निक्षेप है। हिमालय से बहने वाले नदियों द्वारा यह यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है। खादर क्षेत्र की रचना नई अलूवियम से हुई है। यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है। निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र है और नई मिट्टी को खादर कहते हैं, पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल स्थित है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल क्षेत्र स्थित है? 60% हिस्सा थार मरुस्थल क्षेत्र है। 60% हिस्सा थार मरुस्थल क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट इसके डिटेल देखते हैं। थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ग्लेशियर से पिघलने वाले वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण कहा जाता है। बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? स्क्रेरी प्रयोग नहीं किया जाता है। स्क्रेरी को प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, देखते हैं। स्क्रेरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। स्क्रेरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है। यहाँ पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। इसे लो सी स्टेक भी कहा जाता है। लो सी स्टेक भी कहा जाता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? ये अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? ये बनता है एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल के मिश्र धातुओं से बनता है। एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल के मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल को भेजा था। मार्कोनी ने पहली बार बेतार सिग्नल को भेजा था। यह प्रथम घटना, पहली बार यह घटना घटित हुआ था। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी का मुख्य रंग कौन सा होता है? फोटोग्राफी का मुख्य रंग कौन सा होता है? लाल, नीला, हरा होता है। लाल, नीला, हरा फोटोग्राफी का मुख्य रंग होता है। नेक्स्ट है, धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। धूम
कोहरा मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है। यह परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो आँखों में जलन पैदा करता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? आयोजन ओजोन ओजोन गैस जो है इसे अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव है सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस होती है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? एथिलीन गैस होती है। नेक्स्ट है, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले थे। महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले थे, ये कौन सा महाद्वीप है? ये अफ्रीका महाद्वीप है जहां मानव से संबंधित सबसे पहले जीवाश्म मिले थे। नेक्स्ट है, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाले प्रागैतिहासिक मानव संभवतः कौन था? ये था जावा-कपी मानव। जावा-कपी मानव जो था प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था जो कि अग्नि का प्रथम पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः कौन था? होमो हेबिलिस था। होमो हेबिलिस या होमोसेपियंस या होमो हेबिलिस दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला, वो चला था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को भारत की सबसे बड़ी आयातित फसलों के रूप में क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को भारत की सबसे बड़ी आयातित फसलों के रूप में व्यवस्थित कीजिए। ये है, पहला नंबर खाद्य सब्जी तेल, खाद्य और सब्जी तेल। दूसरा हो जाएगा लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ। तीसरा हो जाएगा दाल, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 3, 2, 1 हो जाएगा। खाद्य सब्जी तेल, लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ, दाल। नेक्स्ट है, इसका डिटेल है, भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात पदार्थ खाद्य सब्जी तेल, लकड़ी के पदार्थ, दालें। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और आयातकर्ता और उपभोक्ता है। आयातकर्ता और उपभोक्ता दोनों है। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने बासमती चावल है। नेक्स्ट है, बासमती चावल भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ है। वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है फेड कप महिलाओं का टूर्नामेंट है। इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। फेड कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित महिलाओं का टूर्नामेंट है। यह ITF द्वारा आयोजित पुरुषों का टूर्नामेंट डेविस कप है। ITF द्वारा आयोजित पुरुषों का टूर्नामेंट डेविस कप है। ठीक उसी तरह फेड कप महिलाओं का है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ, इनमें से कौन से खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं? इनमें से कौन सा खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं?
ये चारों होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ और टेबल टेनिस तीनों सिंगापुर ओपन में चारों होते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? निरंतरता ओलंपिक चिन्ह का अर्थ होता है। निरंतरता ओलंपिक चिन्ह का अर्थ होता है। आई होप कि आप सभी साथियों को अच्छे समझ आए होंगे। तो साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।